नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। हल्द्वानी के बनफूलपुरा में जिस तरह की गहमा गहमी पिछले एक हफ्ते से रही थी, वह पूरे देश में ही नहीं दुनिया में चर्चा का विषय थी। हमारी सरकार, हमारी अदालत और हमारी न्याय व्यवस्था को लेकर बड़े प्रश्न उठने लगे थे कि आखिरकार 100 से ज्यादा वर्षों से रह रहे लोगों को एकाएक सिर्फ रेलवे की जमीन के नाम पर कैसे उजाड़ा जा सकता है, वह भी बिना पुनर्वास योजना के। खैर, सुप्रीम कोर्ट से एक राहत आई। महीने दिन बाद सुनवाई होने वाली है, तो एक महीने के लिए तो सीधी राहत है उन आंदोलनकारियों के लिए और एक जीत भी है पहले कदम की। तो आइए जरा फिर से एक बार समझते हैं कि अब क्या लोग सोच रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं और आगे क्या रणनीति रहेगी। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उस बस्ती के से जुड़े हुए, उस आंदोलन से जुड़े हुए हमारे साथ अखलाक खान हैं। वह सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बनभूलपुरा, बार बार फूल हो जाता है, बनभूलपुरा है ये, उसके से जुड़े हुए आंदोलनकारी हैं। उसके साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय रावत हैं। वह हल्द्वानी से हैं और उन्होंने बनभूलपुरा के आंदोलनकारियों के समर्थन में अपना बाल छिलवा लिया था और उनके एक साथी हैं प्रकाश जी, उन्होंने भी छिलवाया था। तो खैर, बातचीत की शुरुआत अखलाक जी आपसे कि अब क्या सोच रहे हैं लोग, अब क्या बातें हो रही हैं, क्या कह रहे हैं। जी अजय प्रकाश जी, नमस्ते। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल के दिन जो माहौल वहां पे था, जिस तारीख से इन लोगों ने नोटिस और जिस तरीके का वहां पे आतंक का माहौल बना दिया था प्रशासन ने, आप उसको देखते कि ऐसा लगता था कि घर घर में जैसे कोई मातम हो गया हो। और जब तक सुप्रीम कोर्ट से स्टे का आदेश पारित नहीं हुआ, तब तक लोग जो है प्रार्थना सभाएं कर रहे थे। किसी ने रोजा रखा हुआ था, जिसको उपवास कहते हैं। किसी ने कुछ मन्नत मांगी हुई थी। कोई रोड पे बैठ के इंतजार कर रहा था, कोई टीवियों पे दुकानों पे खड़े होकर इंतजार कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कार्रवाई चल रही है, क्या हो रहा है। और मेरे ख्याल से कोई ही घर ऐसा होगा बनभूलपुरा में जिन लोगों ने कल जो है सुबह का नाश्ता भी ढंग से किया हो। और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे का ऑर्डर आ जाता है, तो आप ये समझिए कि जैसे कि एक ईद जश्न का माहौल इस तरीके से वो चेंज हुआ कि बस जो लोग पीड़ित थे वो भी और जो पीड़ित नहीं थे, तो खुशी में और लोगों का वो आनंद उत्सव देख के मतलब आंखों में जैसे आंसू आ जाने वाली बात, ऐसा हो गया था कल वहां माहौल। जी और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, सारे गिले शिकवे 2 मिनट में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस से, हर एक चीज 2 मिनट में सब साफ करके उनको पकड़ के गले लगना, उनको मुबारकबाद देना। और इस बात का वो करना, साहब उन लोगों का आप कल का देखने का ही वो था कि किस तरीके से उन लोगों को राहत मिली और कैसे क्या हुआ। जी लेकिन जो अनहोनी उनके साथ हो रही है और गुजर रही है, वो इससे तो एक सॉल्यूशन तो है नहीं इस बात का। ये तो एक वक्ती तौर पे उनको या कह सकते हैं कि थोड़ा सा वक्त मिल गया अपने पक्ष रखने का और बात कहने का। जी लेकिन अगर आप वहां देखेंगे तो ये अनहोनी जो है, ये एक साजिश ज्यादा है। इसको अगर आप देखें, आप शुरू से नोटिस करिए, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, मगर आप नोटिस करिएगा कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी विभाग होता है, मान लीजिए जंगल विभाग है या नगर निगम को ही ले लीजिए या रेलवे डिपार्टमेंट को ले लीजिए। अगर वो अपनी किसी भी संपदा या संपत्ति की रक्षा करने के लिए या देखती है अतिक्रमण या कुछ भी देखती है, जी तो उसका पूरा नाप जोख लेती है और बकायदा उसके लिए दूसरे विभाग से या सरकार से या उससे लड़ती है, उसको साबित करती है। ठीक है। अब आप आइए यहाँ की उत्तराखंड सरकार के रवैये पर आइए। जी तो आप ये देखेंगे कि जब भी ये मामला शुरू हुआ 2004 या 2005 से, कि वहां पे पीआईएल पड़ती है और ये होता है कि साहब इसमें जो है 29 एकड़ जमीन जो रेलवे की है उसको अतिक्रमण में ले लिया गया है, कुछ लोगों ने जो है अवैध बस्ती बना ली है या जो भी कर दिया है। उस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड उत्तराखंड सरकार ने कोई रोल नहीं अपनाया। उन्होंने रेलवे रेलवे ने पीआईएल डाली, या एक रविशंकर ज्योति साहब है जिन्होंने अवैध खनन से ये बात शुरू की थी पीआईएल डाल के, और ये बात होते होते रेलवे अतिक्रमणकारी तक पहुंच गई। लेकिन उत्तराखंड सरकार ना उस टाइम पार्टी बनी। फिर उसके बाद ये मामला 2014-15 में फिर से गर्म होता है। जी फिर वो आ जाते हैं 29 एकड़ से 52 एकड़ में। बताइए, जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही एकड़ बढ़ रहा है। उसके बाद भी उत्तराखंड सरकार इन 50,000 की आबादी के लिए कोई पार्टी नहीं बनती। अच्छा, क्यों नहीं बनती? अब इसमें देखिए बड़े कमाल की बात।
कि उत्तराखंड सरकार से पहले रेलवे 29 एकड़ कहती है, उत्तराखंड सरकार मान लेती है, ठीक है साहब 29 एकड़ ले लीजिए आप, हमें कोई परवाह नहीं है। फिर वो 52 एकड़ आती है, एटलीस्ट तब तो ऑब्जेक्शन होना चाहिए था कि आपने लास्ट टाइम 29 एकड़ कहा था, अब 52 एकड़ कह रहे हो यार, कम से कम इसी बात पे एक वजह बन जाती अखलाक भाई, कि इस साहब। सिलसिले को थोड़ा और भी समझेंगे। संजय से जी थोड़ा समझते हैं, वो पत्रकार भी हैं और वह लगातार इन चीजों को देख भी रहे हैं। जी जी अखलाक जी अभी जो कह रहे हैं कि एक के बाद एक जमीन की पैमाइश कहें या पैमाना कहें बढ़ता जा रहा है। जी दूसरा एक बहस नजूल की भूमि की है। तीसरी एक जी बहस लोगों की रजिस्ट्री की हुई मकाने और टैक्स दे रही मकानों का है। जी ऐसे जी में जो ये फैसला है संजय, यह जब 2004 से शुरू होता है, उसके बाद एनडी तिवारी की सरकार होती है, संभवतः उन्होंने कहा भी बसाए जानों को लेकर, फिर कांग्रेस बाद में हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, क्या कुछ हुआ ये सबसे आप परिचित होंगे। लेकिन असली बात ये कि आखिरकार इसमें नगर निगम कोई हस्तक्षेप करता हुआ कभी कहीं क्यों नहीं दिखा। मुझे तो जो लगता है वो यही बात है कि किसी भी सरकार ने इसमें दखलंदाजी नहीं की। जो उदासीन रवैया उन्होंने दिखाया, अपने संवेदनहीनता दिखाई है। जैसे मुझे वही बात कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे निजीकरण का मामले से इसको जोड़ के देखना चाहिए। इस वक्त जिस तरह से रेलवे का निजीकरण हुआ है, वो प्लेटफॉर्म भी इनको बेचा जाना तय है। एक ये बात है। वरना क्या बात थी, काठगोदाम से लेके यहाँ तक बीच में कितने सारे घर हैं। फिर ये मामला थोड़ा उससे बन जाता है कि भाजपा की नीतियां जो मुस्लिम विरोधी नीति हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो रणनीति बनाते हैं, वो मुझे उससे जुड़ता मामला दिखता है। क्योंकि उससे ऊपर सुभाष नगर है और काठगोदाम है, वहां पे ये सब कुछ नहीं हुआ। और कभी भी रेलवे ने अपना दावा नहीं किया, स्वयं खुद नहीं किया। तो पीआईएल के थ्रू हुआ, किसी ने पीआईएल लगाई तो उन्होंने फैसला दे दिया। कोई जमीन की नाप नहीं, कोई मतलब नक्शा नहीं, संजय कुछ नहीं। थोड़ा रुकते हैं, ये समझते हैं थोड़ा आपसे कि क्या काठ गोदाम में भी इसी तरह का अतिक्रमण है। बिल्कुल। अच्छा। अतिक्रमण नहीं कह सकते उसको। देखिए, जब इस शहर की बसात होना शुरू हुई, यहाँ पर पहले पहाड़ के लोग नहीं उतरते थे। हल्द्वानी में पहाड़ के लोग नहीं उतरते। कुछ व्यापारी यूपी से आते थे, कुछ इधर पहाड़ से आते थे। ये यहाँ पे एक अड्डा टाइप का था। ये जगह जी एक ऐसी जगह थी। मच्छर होते थे, मलेरिया के मारे पहाड़ के लोग आते ही नहीं थे नीचे को। तो क्या हुआ, यूपी के लोगों को यहाँ बसाया भी गया। ये शुरुआत यहाँ से हुई, उनको जगह दी गई, लीज पर दी गई जगह, जिससे व्यापार बढ़ता गया। उधर रामनगर था, बड़ा बड़ा बाजार, और इधर ये पहाड़ के लोगों का आना और फिर जनसंख्या का बढ़ना, ये तो बहुत बात की बात है। पहले वहां रहते वही लोग थे, जितने मुसलमान बस्ती बसी है, एक्चुअली बेसिकली वही लोग वहां रहते थे। जी जी अजय जी। तो मैं उनकी आपसे समझदारी यहाँ संगत बात नहीं है। हम्म, अब आपने रेगुलर क्या कहते हैं, नियमितीकरण नहीं किया उनका, ये इनकी दिक्कत है, सत्ता पक्ष की दिक्कत है। उनका नियमितीकरण हो जाना चाहिए। कई लोगों की फ्री होल्ड है जमीनें वहां पर। हम्म, अतिक्रमणकारी कहना उसको न्याय संगत बात नहीं है। जी ठीक बात। चलिए, और एक और चीज समझना चाहेंगे हम लोग कि आखिर जो सरकार का रवैया है, खासकर बीजेपी सरकार, कल मुख्यमंत्री का मैं बयान सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि पहले भी कोर्ट के फैसले का सम्मान था, अब भी कोर्ट के फैसले का सम्मान। बीजेपी इतना ज्यादा कोर्ट के फैसले का सम्मान कर रही है, लेकिन उसकी अपनी ही जनता है, अपने ही राज्य के लोग हैं, तो वह खुद भी कहीं कोई पहल क्यों नहीं करती है। अखलाक, इसमें आपको क्या दिक्कत नजर आती है, क्यों ऐसा लगता एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली प्रकाश भैया, मैं यही बात बताने वाला था। नेक्स्ट मेरी लाइन यही थी जी कि चलिए ठीक है, आप एक बार को 50,000 लोगों को आप किनारे कर दीजिए, मान जी लेते हैं वो आपके लिए कुछ नहीं है। लेकिन उसी जिसको आप अतिक्रमण जमीन कह रहे हैं, जिसको आप विवादित जमीन कह रहे हैं, जी हाँ, आपकी सरकार 1 अरब से ऊपर का इन्वेस्टमेंट की हुई है, 3-3 राज्य के इंटर कॉलेज बनाए हुए हैं, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जी सरकारी बैंक है। मैं कह रहा हूं, आप उनको हटा के आप अपनी ही बनाई हुई जो जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जिस पे आपने अरबों रुपए खर्च किए हैं वहां पे, आप उसकी बचाव में भी क्यों नहीं आते।
आप उसकी ही बचाव में पार्टी बनकर अगर आ गए होते और रेलवे से पूछते कि भाई ये तुम्हारा कैसा नियम कानून है कि कभी तुम 29 एकड़ लेकर आते हो, कभी 52 लाते हो, आज 78 लाए हो, तो भाई ये कौन सी तुम्हारी हिसाब किताब। भाई कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी विभाग जब एक दूसरे से बात करता है या कुछ अलर्ट भी कराना चाहता है, आवंटित कराना चाहता है, तो उसकी एक पैमाइश तय होती है, आपस में बैठ के तय होता है कि भाई मेरा बॉर्डर लाइन ये है, आपका बॉर्डर लाइन ये है, आपका ये, आपका वो है। मगर यही कमाल की बात उत्तराखंड सरकार की देखने की है कि भाई आपकी मंशा क्या है। आपने अरबों रुपए का जो वहां इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चाहे स्कूल के रूप में, चाहे हॉस्पिटल के रूप में, चाहे बैंक, चाहे कुछ किसी भी XYZ, लेकिन आप उसको भी बचाने के लिए आप आपत्ति दाखिल नहीं करते कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे। आज रेलवे ने कहा 29, आपने कहा हाँ भाई बिल्कुल आपका है ले लो। उन्होंने कहा 52, बिल्कुल आपका है ले लो। आज 78 कह रहा था, 78 पे भी ये सरकार राजी क्यों है? और अगर आप इतने ही दानवीर हैं तो आप रेलवे को देने के बजाय आप इन 50,000 लोगों को ही आवंटित कर दीजिए, जब आपको बिना क्वेश्चन, बिना किसी आपत्ति और बिना किसी आप विदाउट ऑब्जेक्शन किसी को देने को तैयार है। कल को अगर रेलवे 172 एकड़ की कह देगी तो ये दे देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी मंशा क्लियर नहीं है। इनको जमीन से और नगर निगम को इससे मतलब ही नहीं है। यहाँ मामला ही वोट बैंक और अलग अलग मामला को जोड़ते हुए देखिए तो ये मंशा बिल्कुल क्लियर है आपको कि वो अपनी ही परियोजना को बचाने के लिए, अपने ही उसको बचाने के लिए भी पार्टी बनने को ये सरकार तैयार नहीं है। तो इस बात को देखते हुए यहाँ के लोगों में बहुत उदासीनता है, बहुत वो है। इसीलिए वो इस बात की भी दुहाई देते रहते हैं। आप प्रकाश जी आए भी थे, आपने वो ग्राउंड रिपोर्ट भी दी है उस मामले में, और आपने स्वयं देखा भी है कितने बड़े बड़े स्कूल हैं और सारे मामले हैं। तो आप खुद भी इस बात को अगर आप सोचेंगे तो क्या सरकार को ये जो अरबों रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं वहां पे लोगों के लिए, क्या उसके लिए भी वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है इस चीज को पूछने के लिए कि भाई आप इसके लिए भी पार्टी बनने को तैयार नहीं है उच्चतम न्यायालय में और किसी में? आप उसी को लेके चले जाओ तब भी हमारा काम हो जाता है। क्यों? संजय, ये जो क्योंकि भाई अखलाक बात कह रहे हैं कि अपनी ही सरकार अपने ही इन्वेस्टमेंट या अपने ही द्वारा बसाए हुए लोगों को उजाड़ने जा रही है, वह कुछ उस तरफ इशारा कर रहे हैं जिस तरफ जब मैं फील्ड में था तो लोग कह रहे थे कि भाजपा अपने वोट बैंक के लिए ऐसा कर रही है, उसके विधायक नहीं जीत पाते हैं इस इलाके से इसलिए ऐसा कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग कर रहे थे कि यह एक सांप्रदायिक प्रयोग है। आपको क्या लगता है एक पत्रकार होने के नाते कि इन बातों में कोई दम है? ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाजपा का वहां वोट बैंक नहीं है, कभी वो जीत नहीं पाए वहां से, ये एक बड़ी बात है। और बात ये रही कि मुसलमानों का इलाका है, वहां से कांग्रेस ही जीतती रही है यहाँ पर। जी। वो उसको चाहते भी हैं कि अब ये सीट बदल दी जाए, हम्म। क्योंकि जो इलाका है उसमें से अगर 20,000 वोट, 50,000 वोट किनारे, 20,000 वोट के किनारे हो जाएंगे तो भाजपा आराम से जीत सकती है। और भाजपा की सारी फिर पॉलिसीज उनके हिसाब से जो बनाई जा रही हैं खरीदने बेचने वाली, उसके लिए आसानी हो जाएगी। ये मामला तो ऐसा है ही, जी। वोट बैंक की राजनीति का मामला बनता है। जी। चलिए, आखिरी टिप्पणी अखलाक आपसे कि अब तैयारी क्या है लोगों की, अब क्या सोच के लोग बैठे हैं, क्या मान रहे हैं कि एक महीने बाद क्या उम्मीद है, क्या नई चीजें लेके अदालत में सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब तो सरकार भी जाएगी, रेलवे भी जाएगा, आपके अपीलकर्ता भी आपके क्षेत्र से जाएंगे, तो क्या तैयारी? अब सर अभी इसी बात का डिस्कशन चल रहा था कि अब इस स्टे का जो है सही से जो मौका मिला है इस मौके का सही प्रयोग किया जाए, और जितने भी पैरोकार है और जो भी रजिस्ट्री वाले फ्री होल्डर और जो भी है वो अपनी अपनी बात को लेकर कोर्ट में दमदारी से जाए, उसकी भरपूर पैरवी करे। और जितने भी वहाँ के आंदोलनकारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, सारा है, सब लोगों ने बैठ के और उस जगह के उलेमा और जो थिंक टैंक के लोग हैं उन सब लोगों ने बैठ के एक विचार विमर्श किया जिसमें यही तय पाया कि इसका रास्ता कोर्ट के थ्रू ही निकलेगा और कोर्ट के थ्रू ही निकलना चाहिए। बस उनको थोड़ा सा इस बात का जरूर दुख रहा कि जितनी उन्हें उम्मीदें थी सरकार से कि सरकार का कोई नुमाइंदा, यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र का सांसद या कोई और जिससे उनकी उम्मीद थी उत्तराखंड सरकार से कि कोई उनका साथ देके सरकार की तरफ से उनके साथ लामबंद होता, तो उसके ना होने का जरूर सबको बड़ा दुख है, बहुत वो है। क्योंकि जो भी है, जैसा भी है, अगर आप राजा हैं तो ये आप ही की प्रजा है, लोकतंत्र है, और आपको जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं कि धर्म जो राज होता है उसका वो करना चाहिए।
उसको निभाना चाहिए। आप मतलब बैठे हैं और अपनी जनता के साथ सबका अपनी साथ जनता के बारे में सबका सोचें। विकास की बात सबका होनी विकास चाहिए। होना चाहिए, जी, बिल्कुल होनी चाहिए। शुक्रिया जी, आप लोगों का बातचीत के लिए। समय की सीमा है और आज की बातचीत इस मसले पर थी कि बनभूलपुरा में आगे की रणनीति क्या होगी, लोग क्या सोच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि भाजपा सरकार के रवैये को लेकर लोग क्यों ऐसा सोचते हैं, इस पर भी बात की। शुक्रिया आप सबका बातचीत के लिए। धन्यवाद। जन ज्वार जनता की